हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। दीपिका, विजय, माता प्रसाद, अरुण सर का आवारा पशु। शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? बर्थ कंट्रोल, जो हमने कल स्टार्ट किया था। खुश रहिए। आशुतोष गुप्ता, राजा कुमार। अरे नहीं, लेट पेट के नहीं, लपे अच्छे से चलनी चाहिए, है ना? पढ़ाई क्या है, अच्छे से चलनी चाहिए। बाकी कुछ भी कैसे भी चले, लेकिन पढ़ाई जो है वो कैसे चलनी चाहिए? अच्छे से चलनी चाहिए। ओके, प्रेजेंट मैम। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि आज क्या होना है, स्कोर बूस्टर टेस्ट। क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं? क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं? रतन शर्मा, चलिए सभी को मेरा नमस्कार। आ जाते हैं हम क्लास पे। कल हम क्या पढ़ रहे थे? बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ रहे थे। 1951 में हमारी सरकार द्वारा एक नियम लाया गया था, परिवार नियोजन का नियम। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने क्या किया, परिवार नियोजन जैसे नियम बनाए। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ रहे थे। सबसे पहला हमने प्राकृतिक तरीका पढ़ा था कि प्राकृतिक तरीके से हम कैसे जो है वो जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आ जाते हैं वापस। कल की डीपीपी नहीं मिली, मतलब वो क्लास नोट्स की? अरे हाँ, डीपीपी आपको नहीं दी गई थी कल? कोई पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ मिला होगा। डीपीपी बेटा नहीं दी गई थी कल, क्योंकि आज आपका टेस्ट होना था, तो टेस्ट के रिवीजन के लिए आपको समय चाहिए था, इसलिए आपको डीपीपी टेस्ट ना लें। चलो ठीक है, बर्थ कंट्रोल पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ कुछ टॉपिक जो है उनका हम टेस्ट ले लेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी कल की क्लास में प्रॉपर आपका टेस्ट ले लेंगे। चलिए आ जाते हैं वापस एक बार क्लास पे। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ रहे थे, जन्म नियंत्रण, जिसमें हमने सबसे पहला मेथड क्या देखा था? प्राकृतिक या परंपरागत। प्राकृतिक या परंपरागत की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने तीन मेथड देखे थे। सबसे पहला क्या देखा था? आवधिक संयम। ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें आपको बताया गया था क्या था? जो फर्टाइल पीरियड है उस समय इंटीमेशन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बाध्य स्खलन या आंतरिक मैथुन, विड्रॉल मेथड जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है, स्पर्म रिलीज की जो प्रोसेस है, शुक्राणु निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको क्या होना चाहिए? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के बाहर होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट हमने क्या बताया था? स्तन अंतर्व, लैक्टेशनल एमिनोरिया। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। आगे हम आ जाते हैं रोध विधियां, यानी कि बैरियर मेथड। बैरियर मेथड से कैसे हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं और बर्थ कंट्रोल को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, टाइपिंग वाले का कुछ करें। चलिए जल्दी से आ जाइएगा। अगला हमारा क्या था? रोध विधियां तथा बैरियर मेथड। इसमें क्या होता है कि आप फिजिकली कोई बैरियर, कोई
रुकावट क्या करेंगे, जैसे फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट तथा मेल जेनेटल ऑर्गन जो है उनके बीच में आप एक बैरियर लगा देंगे, जिससे जो इंसेमिनेशन होगा वो कहाँ होगा, उस बैरियर में होगा, ठीक है। वो बैरियर जो है वो इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करेगा। जैसे कि आप लोगों ने कॉन्डोम्स के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, कॉन्डोम्स के बारे में सुना होगा। वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर है जिससे इंसेमिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अगर हम इंसेमिनेशन यानी कि शुक्राणुओं के निकलने की प्रक्रिया को रोक लेते हैं तो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को एप्रिशिएट कर सकते हैं, जन्म नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे अगर देखेंगे तो फेमिडोम क्या है, फेमिडोम अ टाइप ऑफ कॉन्डोम्स जो कि फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है, महिलाओं के द्वारा यूज किया जाता है। हाँ, जैसे मेल में कॉन्डम्स होता है उसी तरह महिलाओं के लिए भी कॉन्डम्स होता है, जिसको हम फेमिडोम बोलते हैं। फीमेल्स के लिए होता है इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, फेमिडोम्स बोलते हैं। अगला आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम एक डिवाइस होती है जिसको फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट यानी कि यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है, और ये डायाफ्राम क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको फेगोसाइट करता है, खा जाता है, ठीक है, स्पर्म को किल करता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो अंडाणु तक पहुंच के फ्यूजन ना कर ले, फर्टिलाइजेशन ना कर ले, निषेचन ना करे। इसी तरह बेटा आपका एक सर्विकल कैप होता है और दूसरा क्या होता है, वॉल्ट होता है। एक कॉपर टी भी होता है, एक क्या होता है, टेस्ट होगा, हाँ अभी होगा, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि रोध विधियां निम्नलिखित में से कौन सी एक रोध विधियों का उदाहरण है, जिसमें आपको प्राकृतिक तरीकों का कुछ उदाहरण दे देगा, सर्जिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नसबंदी जिसमें आती हैं वो दे देगा, और आपको क्या है, कॉन्डोम्स, फेमिडोम्स या फिर वॉल्ट, सर्विकल कैप या फिर डायाफ्राम में से किसी का एग्जाम्पल दे देगा। तो आपको ढूंढना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रोध विधियों का उदाहरण है, वो रोध विधियों का उदाहरण है। चलिए आगे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्डोम्स फॉर मेल, है ना, ये तो बहुत क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है। आप देखेंगे तो मेल जो बैरियर यूज करते हैं जिनको हम कॉन्डोम्स बोलते हैं, लुकिंग लाइक दैट, है ना। आगे देखेंगे तो ये क्या है, कॉन्डोम्स फॉर फीमेल जिसको हम फेमिडोम बोलते हैं। कंपनी है ना, इस तरह से इसकी बहुत सारी, ये जो बनाए जाते हैं ये लेटेक्स के बने होते हैं। लेटेक्स एक तरह से रबर का मटेरियल होता है, तो हर एक कंपनी अपना अलग अलग तरीके से बनाती है, तो उसी हिसाब से नाम दिया गया है जो आप पूछ रहे हैं। इसकी जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो है कॉन्डोम्स की वो निरोध है। कौन सी है, निरोध है, ठीक है। आगे अगर हम आएंगे तो ये क्या है, फेमिडोम का डायग्राम है। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है जो सबसे पहले और काफी मतलब चर्चाओं में रहा था, दैट इज निरोध, ठीक है। ये क्या है बेटा, फेमिडोम है। आगे अगर हम चलेंगे, क्या लिख दिया है, चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो एक और मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, अंतः गर्भाशय युक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः गर्भाशय युक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ये बेटा हेडिंग है ना, इसको इसीलिए हाईलाइट किया है। जैसे आप देखेंगे पहले आपको क्या पढ़ने को मिला था, नेचुरल मेथड। कई सारे तरीके होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जन्म नियंत्रण को बढ़ावा दे सकते हैं, बर्थ कंट्रोल, ठीक है, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला मेथड हमारा क्या था, प्राकृतिक तरीका था, जिसमें हमने 3 तरीके पढ़े थे। दूसरा हमारा क्या है, रोध विधियां हैं, मतलब कि बैरियर मेथड, जिसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे बैरियर हैं। अगला हमारा क्या है, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ यंत्र हैं जिनको क्या किया जाता है, महिला के गर्भाशय में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, महिलाओं के गर्भाशय में रखा जाता है, और वो क्या करती हैं, जो हमारा स्पर्म होता है उसको मारते हैं, या फिर उसकी जो मोटिलिटी होती है, जो गमन की क्षमता होती है उसको कम करते हैं, जिससे कि वो शुक्राणु जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो ये कौन कौन सी डिवाइस है आपको देखना है। ये जो डिवाइसेस हैं ये एक आइडियल मेथड है। सबसे ज्यादा जो अगर कोई भी महिला है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतराल चाहती हैं, ठीक है, मतलब सी वांट की वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो क्या है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहती हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में उन्हें गैप चाहिए है, तो वो क्या कर सकती हैं, इस तरह की किसी भी डिवाइस को अपने यूटेरस में, अपने गर्भाशय में इंसर्ट करवा सकती हैं, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। अब ये डिवाइस जो गर्भाशय में होगी, जैसे ही स्पर्म, जैसे ही शुक्राणु फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट से यानी कि जननांग से होते हुए गर्भाशय में जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इन डिवाइसेस के माध्यम से, इन यंत्रों के माध्यम से जो शुक्राणु है उसको या तो मार दिया जाएगा या उसकी जो गमन की क्षमता है, जो मोटिलिटी है, उसको कम कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। अभी स्टार्ट किया है। एड्स के बहुत सारे कारण, बेसिकली एड्स एक वायरल डिजीज है, तो वायरस से होती है, ठीक है। एड्स क्या है, वायरस से होती है, लेकिन ट्रांसमिट हो सकती है। अगर मान लो सपोज किसी का इम्यून सिस्टम, एड्स में सबसे पहली चीज क्या होती है कि वो वायरस जब अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है ना। एड्स में पर्टिकुलर कोई सिम्टम्स नहीं होता है कि मान लीजिए जैसे आपको निमोनिया है तो निमोनिया, या फिर आपको फीवर है, टाइफाइड है, तो टाइफाइड का सिम्टम्स है कि उसमें क्या है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, फीवर आएगा, है ना। इस तरह एड्स का कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। एड्स में अ लॉट ऑफ सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। उसकी ट्रांसमिट का बहुत सारा रीजन हो सकता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, सेक्स करने से भी फैलती है, या फिर लिक्विड, कोई भी किसी भी तरह का कोई लिक्विड, जैसे सेम सिरिंज अगर आप यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकता है, सेम सिरिंज से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली मेयरली टच से एड्स नहीं फैलता है। चलो वापस आ जाते हैं, कौन कौन सी वो डिवाइस हैं जिनको क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में रखा जाता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच अंतराल के लिए, ठीक है। कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी वो डिवाइसेस हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं लिप्स लूप, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। तो लिप्स लूप नाम दिया गया, जैसे आप देखते हैं ना कॉन्डोम्स को, कॉन्डोम्स की बहुत सारी ब्रांड हैं तो उनको नाम दे दिया गया, जैसे निरोध है, मैनफोर्स है ना, ये सब क्या है, ब्रांड के नेम है। इसी तरह से मतलब जिन लोगों ने, जिस कंपनी ने वो बनाया, उसने क्या किया है, किसी आधार पे उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, नाम दे दिया। इसी तरह से ये जो यंत्र बनाए गए जो महिलाओं के गर्भाशय में रखे जाते हैं एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंतराल के लिए, तो इनको इस तरह से नाम दिया गया। जैसे पहली एक डिवाइस है लिप्स लूप, क्या है, लिप्स लूप। दूसरा हमारा क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। कॉपर रिलीजिंग मतलब ये उस तरह की डिवाइस होगी जिसमें कॉपर आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस डिवाइस में क्या होगा, कॉपर आयन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, कॉपर रिलीजिंग जो क्या करते होंगे, कॉपर आयन को रिलीज करते होंगे और ये क्या करते होंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते होंगे, रोक देते होंगे। स्पर्म गमन करके जा रहा है तो उसको सप्रेस कर देंगे, मतलब वो आगे नहीं जा पाएगा, वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कॉपर रिलीजिंग में कौन कौन सा आता है, CUT, कॉपर टी, ये CUT ये वाला नहीं है, ये कॉपर वाला, जैसे ये लिखा है इस तरह से है ये, ठीक है। कॉपर टी है, कॉपर 7 मल्टीलोड, कॉपर इस क्या लिखते हैं, कॉपर 7 अलग है बेटा और मल्टीलोड 375 अलग है, ठीक है। कॉपर 7 अलग है और मल्टीलोड 375 अलग है। ये कॉपर रिलीजिंग 3 डिवाइसेस है जिनको क्या किया जाता है, उन्होंने नाम दे दिया सिर्फ उसके आधार पर, क्योंकि इस डिवाइस में क्या है, कॉपर आयन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। अब इसको भी उन्होंने अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है, और कुछ कुछ आपके क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस हैं, ठीक है, जिसमें LNG20 आपका अलग होगा और प्रोजेस्टा सॉर्ट है ना, SORT, ये 2 डिवाइसेस है। अच्छा, हार्मोन रिलीजिंग में क्या होगा, जैसे बेबी को इम्प्लांटेशन के लिए आपने देखा है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, और वो कौन सा हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। जब हम ये वाली डिवाइस वहां पे इंसर्ट करेंगे जिनको हम हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस बोलेंगे, तो ये क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देंगे।
हाँ, लिक्विड चीजों से होता है, जैसे सलाइवा है, सलाइवा का ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली होगा, है ना, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा। हो सकता है, हो सकता है। आपका कहना है कि मैम अगर मल्टीपल पार्टनर्स है ना, ये सारी चीजें हैं, इनसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, तो वहां पे आप देखेंगे कि नॉर्मली हम कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हैं। नॉर्मली जो मतलब यौन संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला रीजन यही होगा कि मल्टीपल अननोन पार्टनर के साथ, है ना, बहुत सारे जिन्हें आप नहीं जानते हैं उन लोगों के साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। अननोन पार्टनर के साथ आपको फिजिकल मतलब जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। सबसे पहला प्रिवेंशन मेथड यही मिलेगा आपको। अच्छा, जो महिलाएं गर्भावस्था में, अभी नहीं, अभी नहीं, 2 मिनट और। आ गया है, मैं अभी बता दूंगी कब लगाना है। बेटा ये क्या लिखा है, गर्भावस्था में देरी। अच्छा, इसीलिए आप बोल रहे थे मैम हिंदी में भी पढ़ो, है ना, गलत लिखा हुआ है। चलो इसको करेक्ट करते हैं थोड़ा सा। ये क्या हो गया, इसको वापस कैसे लाना है? शुभम, क्या हो गया बच्चों, ये बताओ क्या करना है? भाई टेक्निकल नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, ये क्या ही हो गया आप लोगों के चक्कर में। आगे पीछे करूँ क्या? वट एवर। अरे दादा रे। अरे बेटा क्या कर दिया आप लोगों ने? शुभम, अरे ये यहाँ पे वो लिख के आ रहा था, स्किप हो गया है। नहीं, इस स्लाइड पे जो लिख के आ रहा था ना वो स्किप हो गया है। हाँ 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 हाँ, पीडीएफ नहीं आ रही है। पढ़ा रही थी मैं तो वो, पता नहीं, आई थिंक क्या क्लिक हुआ होगा इस पे, इस स्लाइड वाला। हाँ हाँ, वही वही चीज। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा अगर हो जाएगा तो ठीक है। चलिए बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया है। उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसमें लिखा हुआ था जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी चाहते हैं या बच्चों के बीच में अंतराल चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस तरह की युक्ति का उपयोग कर सकती हैं, ठीक है। कल का डीपीपी समझ नहीं आ रहा? कुछ नहीं हो रहा है भाई, आप लोग कुछ और गड़बड़ मत करवा देना। चलो रहने दो, हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, वैसे भी हमने इस स्लाइड को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ था। हिंदी में एक बच्चा पढ़ने के लिए बोल रहा था, एक स्टूडेंट हिंदी में पढ़ने के लिए बोल रहा था। हिंदी में वहां पे ये लिखा था जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी, है ना, वहां पे लिखा था देखा था। तो उसको मैं क्या कर रही थी, कट कर रही थी नीचे लिखने के लिए। तो वहां पे क्या होगा, जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी या बच्चों के बीच में अंतराल चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस तरह की युक्ति का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति का प्रयोग कर सकती हैं। समय से पहले डिलीवरी का रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या है बेटा, हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, चलो
अच्छा स्मॉल लिखा था, कोई नहीं आप कैपिटल लिख लीजिए। तो 4 तरीके हैं बेटा, जन्म नियंत्रण के 4 तरीके हैं। सबसे पहला कि आप जो जन्म नियंत्रण है उसको प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कि आप फिजिकली कुछ यूज कर रहे हो, फिजिकली कोई बैरियर लगा रहे हो इंसेमिनेशन को रोकने के लिए, जैसे आपने कॉन्डोम्स पढ़ा है, डायफ्राम्स पढ़ा है, फेमिडोम्स पढ़ा है, ठीक है, वॉल्ट्स पढ़े हैं, या फिर क्या पढ़ा है, सर्विकल कैप पढ़ा है। अगला अगर आप देखेंगे तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि जन्म नियंत्रण का सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो कौन सा है, आईयूडीएस है, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपने गर्भाशय में एक यंत्र को इंसर्ट करवाती हैं, डलवाती हैं, जिससे क्या होता है, वो जो यंत्र होता है, नहीं आया तो नहीं है लेकिन मैं आगे चली गई हूँ, ये इस तरह से हो गया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये उसमें चला जाएगा ना, पीडीएफ में तो जाएगा, मतलब बच्चों इस पे जो लिखा है वो बच्चों के पास पहुंचेगा ना। हाँ वही तो, यही हो गया लिखा हुआ, मैं एक्चुअली इरेजर यूज कर रही थी देन। दिस वन, दिस, ये हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू, ठीक ठीक, चलिए आ जाइएगा, वापस आ जाइएगा हमारा आ गया है, पीडीएफ आ गया है हमारा। अच्छा मिडिल में उस पर क्लिक करें, चलिए ठीक है, आ गया वापस। जो महिलाएं गर्भावस्था में देरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए आईयूडीएस क्या है, एक आदर्श गर्भ निरोधक है। क्या है, एक आदर्श गर्भ निरोधक है, यानी कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। यहाँ पे बेटा ये क्या लिखेंगे आप, कैपिटल आई लिखेंगे, ठीक है। आईयूडीएस का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को हम शॉर्ट फॉर्म में आईयूडीएस लिखते हैं। बहुत बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आईयूडीएस ही लिखा हुआ मिल सकता है, क्या मिल सकता है, आईयूडीएस ही मिल सकता है। वो महिलाएं जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैपिंग चाहती हैं, ठीक है, अंतराल चाहती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है, जो मेथड है, जो युक्ति है, वो कौन सी है, अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक है। चलिए अभी हम आगे चलेंगे तो एक आखिरी मेथड है जो है हमारा सर्जिकल, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से जो है वो बर्थ कंट्रोल यानी कि जन्म को नियंत्रित करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, वेसेक्टोमी आ जाएगा और ट्यूबिक्टोमी आ जाएगा। आगे इसको डिटेल में लिखा गया है, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं। हाँ आईयूडीएस देखिए मेडिकल में अब आप इस तरह का कुछ भी यूज करेंगे, जैसे आप फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं, नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं, तो इनमें तो मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ना के बराबर है ना, इनमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। लेकिन अगर आप किसी भी डिवाइस का यूज करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा आपको प्रिकॉशंस, है ना, बहुत ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी होता है। हाँ अभी अभी आपको बताया था, फीमेल कॉन्डम्स भी होता है जिसको हम फेमिडॉम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेमिडॉम्स बोलते हैं। ये सारी चीजें देखिए, अगर आप किसी मतलब नॉर्मली अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप क्या है, फिजिकल बैरियर या इस तरह की चीजें उपयोग कर सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। यौन संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए आप क्या है, फिजिकल बैरियर यूज कर सकते हैं। ये आई थिंक एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए, जहां पे लोगों को पता है कि उन्हें बीमारियों से सब मतलब चीजों में एक्टिव होने के बाद भी उन्हें बीमारियों से कैसे बचना है। प्रिंस क्या लिख रहे हैं,
देखिए नॉर्मली जो एड्स के लिए र्यूमर्स है कि नॉर्मली टच करने से या इस तरह से जैसे मेयरली टच से, वैसे वायरल डिजीज जो है वो मेयरली टच से फैलती हैं, लेकिन एड्स ऐसा नहीं है कि मेयरली टच से फैले, है ना। आप किसी को टच कर रहे हैं तो उससे फैले, लेकिन प्रिकॉशंस तो आपको करने ही हैं। उसके साथ सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहना है, सेम इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी लिक्विड का, है ना, किसी भी लिक्विड का अगर एड्स पेशेंट का कोई भी लिक्विड आपके शरीर पे आ रहा है तो वो आपको एड्स डिजीज काज कर सकता है, क्योंकि किसी भी तरह के लिक्विड में क्या हो सकता है, एड्स का वायरस, जिसको हम HIV बोलते हैं। चलिए वापस आते हैं एक बार, और सर्जिकल मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ये एक परमानेंट मेथड है, एक स्थायी तरीका है। इसमें मेल्स के लिए बेटा वैसेक्टोमी होता है और फीमेल के लिए क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, वैसेक्टोमी में एक्चुअली क्या होता है, वैसेक्टोमी में क्या होता है, वासा डिफरेंसिया जो होती है आपकी, जिसको हम शुक्र वाहिका बोलते हैं, जो फाइनली क्या करती है, शुक्राणु को टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल में ले जाती है स्टोरेज के लिए। वो जो डक्ट होती है उसको हम काट के बांध देते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, उस डक्ट को काट के बांध देते हैं, जिससे कि शुक्राणु जो है वो कहां ना पहुंच पाए, सेमिनल वेसाइकल में ना पहुंच पाए और वहां से यूरिथ्रा में ना पहुंच पाए। ठीक है, वहां से क्या है, यूरिथ्रा में ना पहुंच पाए। ये एक स्थायी तरीका है। अगर एक बार ये होता है, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं, अगर एक बार ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो वापस से उसको एज इट इज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वापस से उसको क्या है, एज इट इज नहीं किया जा सकता है। शुक्र वाहिका, वासा डिफरेंसिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, शुक्र वाहिका को काट के बांध देते हैं। क्या कर देते हैं, काट के बांध देते हैं। पता है आपको बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म हैं जो आपको इंग्लिश वाले टर्म हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे। अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आपने किससे पूछा है, उर्फ चिंकू, आपके पास ये एक्सपीरियंस है क्या? हाँ, मेडिकेशन आप कोई भी लेंगे, पता है आपको, मेडिकेशन आप कोई भी लेंगे, चाहे वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो या कुछ भी हो, हर चीज के मतलब कोई भी मेडिकेशन आप ले रहे होते हैं, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं बेटा, है ना। उसके कुछ ना कुछ क्या है, साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, अगर उसको गर्भाशय के अंदर क्या है, इंसर्ट किया जाएगा, तो उसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे। गर्भाशय के अंदर जो परतें हैं उनको वो डैमेज कर सकती है या कुछ भी है। देखिए कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं किसी तरह के, तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी के फैटल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, घातक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा सर्जरी का साइड इफेक्ट बिल्कुल हो सकता है बेटा। चलिए, ट्यूबिक्टोमी में हम क्या करते हैं, टू कट फेलोपियन ट्यूब। अब इसमें क्या होता है, अंडा जो है वो ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फर्टिलाइजेशन भी वहीं पे होता है, स्पर्म वहां आता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काट के बांध दिया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब एंड टाइड। ओके, आपको रिप्रोडक्टिव डिजीज भी पढ़ा देंगे, जिसमें बहुत सारी डिजीज हैं जो पूछी जाती हैं। काट के बांध देते हैं।
क्या करते हैं, काट के बांध देते हैं। आगे आपको ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी का डायग्राम दिखा देते हैं। हाँ, फिश ऑयल के कैप्सूल, हाँ उसी वो ऑपरेशन बोलते हैं। देखिए कॉन्डोम्स का साइड इफेक्ट ये होता है कि वो जो आप यूज करते हैं वो लेटेक्स होता है, रबर का एक पदार्थ होता है। तो मतलब आप उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, है ना, ईचिंग हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स आप यूज करेंगे तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्लाइड बैक करें, चलिए। तो ये हमारे जो जन्म नियंत्रण के 4 तरीके थे। तो सबसे बेस्ट जो है वो बेटा नेचुरल मेथड है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, नील साइड इफेक्ट होते हैं, 0 साइड इफेक्ट होते हैं, किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा आपका क्या था, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में भी बहुत बार क्या हो जाते हैं, नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ईचिंग होना या हल्का फुल्का इन्फेक्शन होना, है ना, संक्रमण, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। लेकिन इससे आप क्या कर सकते हैं, जन्म को नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा आपको क्या बताया था, आईयूडीएस, अंतः गर्भाशय युक्ति, जिसमें बहुत सारी युक्तियां आपको बताई गई हैं। और चौथा आपको क्या बताया गया है, सर्जिकल मेथड बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे हमारा एक और टेक्निक आती है। भारत सरकार द्वारा 1971 में एक टेक्निक लाई गई थी, एक पद्धति आई थी। सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ट्यूबेक्टोमी करवा लो या फिर बेसेक्टोमी करवा लो, है ना। क्या होता है आप देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बेसेक्टोमी करवाने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, शुक्राणु नहीं बनते हैं, ऐसा नहीं है। शुक्राणु बनने का काम कहाँ हो रहा है, वृषण में हो रहा है। ठीक है, तो शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जब वो बाहर नहीं जाते हैं तो वो वहीं पे स्पर्मेटोसाइट्स हो जाती है, शुक्राणु यहीं पे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे शुक्राणु बनने का काम यहाँ हो रहा था, ये वाली डक्ट क्या कर रही थी, केवल शुक्राणु को वृषण से कहाँ ले जा रही थी, सेमिनल वेसिकल में स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए ले जा रही थी। ठीक है, तो जब यहाँ पहुंचेंगे स्पर्म सेमिनल वेसिकल में, तभी तो वो इंटीमेशन के समय कहाँ आएंगे, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, पेनिस, और कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। ठीक है, तो ये डक्ट को इसलिए काटा गया है कि स्पर्म जो है वो बाहर ना निकल सके। स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, शुक्राणु जनन हो रहा है, इसका आपके एक्सटर्नल जेनेटेलिया से कोई लेना देना नहीं है। नेचुरल मेथड सबसे अच्छा मेथड है। नेचुरल मेथड जो है वो बर्थ कंट्रोल का सबसे अच्छा बेस्ट मेथड आप मान सकते हैं। हाँ, टेस्ट ही है। अब आपका एक लास्ट टेक्निक है, एक पद्धति है जो भारत सरकार द्वारा लाई गई थी 1971 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसमें क्या होता है, वो स्त्रियां जो गर्भवती होती हैं, वो स्त्रियां जो गर्भवती होती हैं और वो बच्चों को नहीं चाहती हैं, तो वो क्या करवा सकती हैं, अबॉर्शन करवा सकती हैं, अपनी स्वैच्छिक इच्छा से गर्भपात करवा सकती हैं। ठीक है, अब एक्चुअली भारत सरकार ने ये जो नियम बनाया था, बेटा 1 मिनट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो उसके पास एनर्जी होगी। आपको बताया था स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है वहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्पर्म बनेगा, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आपने ट्यूबेक्टोमी करवा, वो सॉरी बेसेक्टोमी करवा लिया है तो स्पर्म का मिडिल पीस गायब हो जाएगा। स्पर्म फॉर्मेशन तो प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो तो प्रॉपर हो रहा होगा, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी तरह से हो रही होगी ना, और प्रॉपर आपके जो शुक्राणु है वो बन रहे होंगे। क्या है बेटा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए शीमेन निकलना अलग चीज होती है। एक बार वापस चलते हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्या
कि यहाँ पे क्या है, आपका शुक्राणु बनेगा, ट्यूबिकटॉमी हो, वेसेक्टॉमी हो, सीमेन निकलेगा। सीमेन नहीं बोल सकते हैं, एक तरह से डिस्चार्ज बोलेंगे, वाइट डिस्चार्ज, या फिर प्लाज्मा, जो सेमिनल प्लाज्मा, मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि व्हाइट होता है, उसका डिस्चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो कहां से बन रहा था, आपकी जो ग्रंथियां थी, ठीक है, जो एसेसरी ग्लैंड्स थी, वहां से सेमिनल प्लाज्मा निकल रहा था। तो एसेसरी ग्लैंड्स तो आपके यहाँ पे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, बल्बो यूरिथ्रल है, प्रोटेस्ट है, सेमिनल वेसाइकल है, यहां से आपका क्या निकल रहा था, सेमिनल प्लाज्मा निकल रहा था। तो वेसेक्टॉमी के बाद सेमिनल प्लाज्मा यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज तो होगा, ठीक है। सीमेन हम किसको बोलते हैं? व्हाइट डिस्चार्ज, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दोनों को मिला के सीमेन बोलते हैं कंबाइंडली, ठीक है। चलिए अभी वापस आते हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे बेटा, तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी भी बोलते हैं, या सीधी सी लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं, गर्भपात बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा ये नियम इसलिए बनाया गया था कि इमरजेंसी केस में कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की जो कम उम्र में जो प्रेग्नेंट हो गई है और वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती है, उसकी जिंदगी खतरे में है, ठीक है, उसकी जिंदगी क्या है? खतरे में है। तो इस केस में वो क्या करवा सकती है? गर्भपात करवा सकती है। या फिर रेप केसेस में, ठीक है, या फिर क्या है, रेप केसेस में क्या हो, कोई भी लड़की है वो गर्भपात करवा सकती है। भारत सरकार ने ये जो नियम थे गर्भपात के, वो ये जो युक्ति थी, जो टेक्निक थी गर्भपात की, वो इसीलिए बनाई थी। लेकिन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा। कैसे मिसयूज होने लगा? एक प्रक्रिया है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। जिसमें होता क्या है कि हम किसी भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता करते हैं कि बच्चे में किसी भी तरह का कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, गुणसूत्र से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब वो प्रॉपर उसमें XX या XY क्रोमोसोम है, ट्रांसजेंडर वाली कंडीशन तो नहीं है ना, या फिर जॉइंटिस वगैरह तो नहीं है। इस तरह की बीमारियां पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस नाम की एक टेक्निक, एक प्रक्रिया बनाई गई थी, जिसमें हम ये सारी चीजें पता कर रहे थे। अब आपको पता है कि जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता करते हैं, तो वहां से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारा जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम है, ठीक है। हमें पता चल गया XX है मतलब लड़की है, XY है मतलब लड़का है, ठीक है। और अगर नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है, मतलब जो भ्रूण है वो कैसा है? एबनॉर्मल है, असामान्य है। तो इस केस में क्या हुआ, जब लोग, हाँ बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा सब्र करेंगे। एक्चुअली मैं चाहती हूँ ना कि वो चीजें थोड़ा रिलेट करके बताई जाएंगी, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आपको ट्रांसजेंडर कम समझ में आएगा। अगर आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा ट्रांसजेंडर। वैसे मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 मिनट रुक के शांत रहिए, ठीक है। तो जब कोई भी लेडीज, कोई भी कपल जब ये पता करवाते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करवाते थे और उससे पता चल जाता था कि ये लड़की है, तो फीमेल फर्टिसाइड बहुत बढ़ गया था। जैसे ही लोग पहले क्या करवाते थे? एमनियोसेंटेसिस करवा लेते थे, सेक्स पता कर लेते थे, ठीक है, जेंडर पता कर लेते थे। अगर लड़की होती थी तो क्या करवा देते थे? एबॉर्शन करवा देते थे। मतलब एमटीपी का मिसयूज हो रहा था। एमटीपी से क्या है, बहुत सारे फीमेल फर्टिसाइड के केस सामने आने लगे थे, है ना। क्या हो गया? कपल्स, कपल्स, कपल्स नहीं जानते आप? हाँ, स्पर्म बाहर नहीं आएगा, स्पर्म बनेगा, सिर्फ बाहर नहीं आएगा स्पर्म। ट्विंस के बारे में तो कल इतना डिटेल बताया था, आप कहाँ थे? चलिए अब आगे अगर हम आएंगे, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अगर मान लो किसी महिला को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो उसको भ्रूण के पूरे विकास से पहले ही उसे क्या करेगी? स्वैच्छिक रूप से, क्या लिखते हैं, जानबूझकर स्वैच्छिक, स्वैच्छिक रूप से मतलब अपनी इच्छा से गर्भ के समापन को प्रेरित करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन बोलते हैं, सगर्भता समापन कहते हैं, ठीक है, अबॉर्शन बोलते हैं।
इंग्लिश में सेम चीज लिखी गई है। चलिए आगे अगर हम चलेंगे, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उन्होंने देखा, बेटा आपको बताया अभी ना, एमटीपी के अभी इसको बैन भी किया गया है, ठीक है, इसके मिसयूज को देखते हुए। इसके बहुत सारे मिसयूज थे। एक टाइम पे आपको भी पता होगा कि फीमेल फोर्टिसाइड के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे। क्या हो रहा था, फीमेल फोर्टिसाइड मतलब लोग पहले पता करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते थे, पता करते थे कि अगर फीमेल है तो क्या करवा देते थे, एबॉर्शन करवा देते थे, ठीक है। एबॉर्शन मतलब एमटीपी करवा देते थे। टाइपिंग वाले भैया की बीबी नाराज है, मान नहीं रही हैं, तो वो क्या करें, गुस्से गुस्से में टाइप करते हैं। हाँ, शुक्र वाहिका वासा डिफरेंशिया बोलते हैं। चलिए, टाइपिस्ट भैया गुस्सा नहीं है बेटा, सभ्य भाषा के इस्तेमाल करें। आप मुझे निराश कर रहे हैं, गाली गलौज क्लास में सही नहीं है। सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, वो आपके संस्कारों को दर्शाती है। चलिए हम आगे आते हैं। तो ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं और अब आपको बता दिया जाए कि हमारा अगला, अब हम सोच रहे हैं कि आज क्या ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। वैसे हम टेस्ट लेके आए थे, स्कोर बूस्टर टेस्ट। अब थोड़ा सा बातचीत कर ली जाए, आप लोगों को देख लिया जाए। हाँ, मेरी राइटिंग हो सकता है उनको समझ ना आती हो, मुझे ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, मैं उन्हें क्यों ही गलती देती हूँ। चलिए अब आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, हमारा अध्याय खत्म हुआ है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला अध्याय आपका क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से पाचन तंत्र पढ़ाने के बारे में मैं सोच रही हूँ, बाकी आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे अपना मत रखें जरा, मैं भी देखती हूँ कि आप लोग क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड। कल तो आपका टेस्ट है स्कोर बूस्टर, अभी समय नहीं है, वरना हम अभी आपको प्रश्नों का अभ्यास करा देते। और प्रश्नों की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। देखिए आप आज आपको डीपीपी इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज हमारा टेस्ट का मोटिव था, ठीक है, आज हमारा क्या था, टेस्ट का मोटिव था, तो टेस्ट हम कर ले लेंगे। आज आपको समय दिया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे। पाचन तंत्र पढ़ाया जाए, लॉक कर दिया जाए क्या। पाचन इवोल्यूशन, कुछ बच्चे इवोल्यूशन के लिए बोल रहे हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाए ना। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वैसे, और अच्छे खासे। दुग्ध ग्रंथि के बारे में क्या बताना है बेटा बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट चल रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ा दिया जाए। डिजीज के बारे में बताऊंगी, बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक बनाई है मैंने, यूट्यूब पे डालूंगी, एक कहानी के साथ में मैंने उसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। पाचन तंत्र, बहुत सारी वोट आ रहे हैं कि मैम पाचन तंत्र ही पढ़ा दीजिए। चलिए अब आपसे थोड़ा सा ये कन्वर्सेशन कर लिया जाए, क्या बोल रहे हैं, कॉमन जेंडर कैसे बनता है। ह्यूमन डिजीज पढ़ाएंगे, ह्यूमन डिजीज टेस्ट का डीपीपी दे देना। हाँ, टेस्ट का डीपीपी आपको मिलेगा। टेस्ट यहाँ पे पहले सॉल्व करवाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली सॉल्व करवाएंगे, फिर उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जैसे आपके क्लास नोट्स मिलते हैं उस तरीके से आपको मिलेगा। आप घर जाके भी उसको दोबारा से देख सकते हैं। मन से पढ़ा दूं। चलिए अब थोड़ा सा ये बता दीजिए आप लोग कि बायो के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये तो चल ही रहा है क्लास के दौरान, और बाकी हम इसकी क्या है, अभी समय नहीं बचा है, हम कल प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बायो के अलावा जेनेटिक्स भी पढ़ाएंगे। हाँ, कल आपका टेस्ट है, कल, हाँ पावर वाला है। कल आप सभी लोग टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, क्या करके आएंगे, टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, और अच्छा स्कोर आना चाहिए सभी का। आपको समय मिल गया है टेस्ट के लिए, ठीक है, आज आप लोग रिवीजन करेंगे और कल हम टेस्ट लेंगे। तो अब कल कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैम आज टेस्ट मत लीजिए। बाकी बताइए आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बायो के अलावा। जीके का सुपर चल रहा है।
अच्छा, रिवीजन रिवीजन कर पा रहे हैं? देखिए, फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे, है ना। आप एक बार पढ़ेंगे। बायो के अलावा सब ठीक है। बायो में क्या प्रॉब्लम है? चलिए, क्या करना है आपको, एक स्लॉट बना देना है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक जो आपने आज पढ़ा है, ठीक है। 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप 5, 10, 15 मिनट का टाइम निकाल के उसे रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा समय बाद अगर रिवाइज करेंगे तो फिर से वो आपको नया नया लगेगा पूरा का पूरा, कि ये नया चैप्टर है, इसको मैं कैसे करूं, है ना। फिर से आपको उतना ही समय लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप आज आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, सपोज करिए आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो 3 दिन बाद आप उसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो चीजें आपको जानी पहचानी लगेंगे। फिर से आप 1 हफ्ते का समय लेके उसे रिवाइज करेंगे। इस तरह से रिवीजन करिए। अगर आप ज्यादा लंबा समय दे देंगे किसी चीज को रिवीजन के लिए, तो फिर आपको फिर से वो चैप्टर नया लगेगा और आपको पूरा का पूरा समय देना पड़ेगा जितना आपने पहली बार पढ़ने में दिया था। किस टाइप से? पीपीटी फॉर्म में होगा आपका टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होगा। मैथ्स मस्त चल रहा है। बायो में क्या प्रॉब्लम है? चलिए, अगला अध्याय हमारा जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, पाचन तंत्र होगा। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा, है ना। कंसिस्टेंसी से आप लोग लगे रहिए। सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। बेटा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, कुमार एडुटेनमेंट पे। कुमार एडुटेनमेंट पे ही मिलेगी आपको जो ट्रिक बताई गई है वो। चलिए, रिप्रोडक्शन में आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक में क्या हो गया था? चलिए, बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट चल रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में टेस्ट के साथ, ठीक है। कल की क्लास में टेस्ट के साथ मिलेंगे, सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे और क्या करेंगे, अपना जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया है उसकी एनालिसिस करेंगे। जो चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ाया गया, क्या डाउट रह गया है बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। रिवीजन करके आइएगा और सारे सब्जेक्ट को मैनेज करके चलिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट में उलझे रहें और बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाएं। सारे सब्जेक्ट को पैरेलली मैनेज करके चलिए, ठीक है। अगर एक दिन में नहीं हो पा रहे हैं तो अल्टरनेट डेज आप डिसाइड कर लीजिए कि आज आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, और कल आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए। अगर एक दिन में आपका नहीं हो पा रहा है तो पीएच स्केल तो केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको। कौन से टॉपिक का बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्ट होगा कल आपका। जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसी का टेस्ट होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि कल टेस्ट किसका होगा। जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसी का टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। और यहां से अगर कोई डाउट हो तो कल पूछिएगा। बाकी कल आप लोग रिवीजन करके आइएगा। अच्छे स्कोर अच्छे नतीजे की उम्मीद हम करेंगे आप लोगों से, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।